नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं, कोई भी लेक्चर डालूं, कोई भी इन्फॉर्मेशन डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। ध्यान रखिएगा साथियों, यदि इस तरीके के वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो सबसे पहले आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए सबसे पहले आप सिलेबस को निकालिए और आप सिलेबस यदि आपके पास अब तक नहीं है तो सबसे पहले आप गूगल में जाकर ugc.ac.in सिलेबस ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट कोड 06 आप PDF में डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद अगले दिन शाम में जाकर के आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और अगली बार से कोई भी लेक्चर को प्ले करना तो सबसे पहले अपने सिलेबस को अपने पास रखिएगा और सिलेबस से आप मिला लीजिएगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं अब उम्मीद कर रहा हूं कि आपके हाथ में सिलेबस है और उसके बाद हम लोग संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए फिर सिलेबस को निकालिए और यूनिट 2 वाले हिस्से में चलें। ठीक है, तो यूनिट 2 वाले हिस्से में चलेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ना था फ्रॉम स्टेट टू अम्पायर से लेकर के पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी यानी गुप्त वंश के पतन हर्षवर्धन तक उसमें हमें पढ़ना था। तो हम लोगों ने क्या क्या उसमें पढ़ा था, हम लोगों का लास्ट लेक्चर जो हुआ था वह हुआ था शक डायनेस्टी पे, शक एवं क्षत्रप पे। उससे पहले हमने सातवाहन को पढ़ा था, उससे पहले हमने इंडो ग्रीक्स एवं सुंग एवं कण्व डायनेस्टी को पढ़ा था, साथ में हमने पहलव को भी पढ़ा था। तो हमने आपको बताया था कि इसमें एक डायनेस्टी और बच गया है और उसको क्या बोले, कुषाण डायनेस्टी बोलते हैं आप। ठीक है, तो कुषाण डायनेस्टी को हम लोग कई हिस्सों में तोड़कर पढ़ेंगे। आज उसी के लेक्चर की शुरुआत है। तो सिलेबस मेरे ख्याल से आपने मिला लिया होगा और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए, नए व्यूअर्स के लिए सूचना है कि आप यदि पहली बार आए हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग UGC नेट JRF की तैयारी इतिहास विषय के साथ करते हैं। और यदि आप किसी अन्य विषय के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे साथ पेपर 1 के लिए जुड़ सकते हैं। उसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के छात्र हैं या फिर आप स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर अपने GS पेपर इतिहास की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमेशा की तरह बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू किया जाए और आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलना और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करना, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए कुषाण राजवंश। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी के टाइम फ्रेम को लेकर के साथियों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है हिस्टोरियंस के बीच में, इसलिए आप इसको लेकर के पैनिक मत होइएगा। पोस्ट मौर्यन फेज का एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है और इसके कई इम्पॉर्टेंट शासक होते हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है जिनका नाम है कनिष्क, जहाँ से आपसे सवाल पूछा जाता है। तो टाइम फ्रेम को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है। पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज में एक नाम कुषाण राजवंश का भी आता है, बस आप इतना दिमाग में बनाकर रखना। तो चलिए, हमेशा की तरह यदि आप हमारे छात्र होंगे और यदि आप हमारे छात्र नहीं हैं और आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आज से आप हमारे छात्र बन जाएं। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब हम लोग किसी भी सिविलाइजेशन का या फिर किसी भी डायनेस्टी का इतिहास पढ़ेंगे तो उसके मुख्य तौर पे 6 आयामों पे चर्चा करते हैं। कौन कौन से 6 आयाम है? पहला उसका सोर्सेज के बारे में, दूसरा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को लेकर, तीसरा इकोनॉमिकल को लेकर और चौथा उस समय का सोशल कंडीशन क्या था और छठा जो है वहाँ पे पांचवा जो है पॉलिटिकल कंडीशन को लेकर बात करते हैं हम लोग। और छठे नंबर पे उस समय का जो ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ यानी उस समय के वैदेशिक संबंध से लेकर के व्यापारिक विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो यदि आप इन 6 आयाम पे, इन 6 पॉइंट पे आप चर्चा कर लेते हो तो एक डायनेस्टी या फिर एक सिविलाइजेशन का इतिहास लगभग पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ अन्य चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए, हमेशा की तरह उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग बात करेंगे। कुषाण डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे उनके सोर्सेज को लेकर के कि यदि आप कुषाण डायनेस्टी का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ता है, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं।
तो आप लिख लिए कुषाण डायनेस्टी और उसमें सबसे पहले लिखिए सोर्सेज, और सोर्सेज में पहला सोर्सेज है हमारे पास, राइटर का नाम है दरअसल फान ए। ठीक है, दरअसल देखिए कुषाण वंश का जो प्रारंभिक इतिहास है, जो उनका अर्ली हिस्ट्री है, उसको पढ़ने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए हमें मुख्य तौर पे चीन के द्वारा लिखित सामग्री के आधार पर, लिखित सामग्री के बेस पर हम इसके राजवंश को आगे पढ़ते हैं और इसके बारे में चीज़ों को जानते हैं एवं समझते हैं। तो हमारा इसका जो मुख्य सोर्स है प्रारंभिक इतिहास का, वह कौन सा है? चीनी लेखक के द्वारा लिखे गए किताब। ठीक है, तो पहले चीनी लेखक का नाम है फान ए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फान ए, और इनकी किताब का नाम है हाउ हान शू। हाउ हान शू, और हाउ हान शू नामक किताब में दरअसल परवर्ती हान वंश का, परवर्ती का क्या मतलब होता है साथियों? किसी वंश के, किसी राजवंश के पतन के बाद का इतिहास, यानी प्रवर्ती हान वंश के इतिहास को इसमें लिखा गया है। और इसमें बताया गया है कि जो यूची कबीला था, यूची कबीला का ही एक शाखा था कुषाण वंश। तो कुषाण लोग जो थे, यूची कबीला था, वह मुख्य तौर पे 25 एडी से लेकर के 125 एडी के बीच में एग्जिस्ट करता है चीन एवं तिब्बत वाले इलाके में। दरअसल इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो सोर्स का नाम याद रखना, फान ए के द्वारा लिखी गई किताब हाउ हान शू के बारे में। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि हाउ हान शू नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह आप बता देंगे। उसमें किस वंश का इतिहास की चर्चा की गई है? तो परवर्ती हान वंश के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। उसके लेखक कहाँ के हैं? तो वह चीन के रहने वाले हैं। सोर्स कहाँ का है? तो चीनी स्रोत है। और उसमें किसके बारे में बात किया गया है? तो यूची कबीला के बारे में बात किया गया है, और उसमें बताया गया है कि यूची कबीला का जो टाइम फ्रेम है वह 25 एडी से लेकर के 125 एडी के बीच का है। यानी 25 एडी से लेकर के 125 एडी के बीच में ही यूची कबीला के सारे इतिहास का जिक्र मिलता है। क्लियर है? चलिए फिर दूसरे सोर्स के ऊपर चलते हैं। दूसरा सोर्स है हमारा चीन से ही, और उस किताब का, उस राइटर का नाम है पान कू। ठीक है, राइटर का नाम है पान कू और किताब का नाम है सिएन हान शू। ठीक है, सिएन हान शू। तो सिएन हान शू में दरअसल हान वंश का इतिहास लिखा गया है। चीन का राजनीतिक इतिहास हान वंश से ही शुरू होता है। तो प्रारंभिक सोर्स के रूप में यदि कुषाणों के बारे में आप प्रारंभिक जानकारी जानना चाहते हैं, आपको उसमें पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मुख्य तौर पे चीन के सोर्स पे निर्भर रहना पड़ता है, और उसमें भी मुख्य तौर पे उन सोर्सेज पे जिस सोर्सेज में हान वंश के इतिहास का जिक्र किया गया है। क्योंकि हान वंश जब चीन में चल रहा है, उसी समय कॉन्टेम्प्ररी यूची कबीला भी एग्जिस्ट कर रहा था। इसीलिए हान वंश का इतिहास जब चीनी लेखकों के द्वारा लिखा गया, तो उसमें कुषाण शासकों की भी चर्चा की गई है। क्लियर है? चलिए तीसरे सोर्स के रूप में लिखते हैं। तीसरा सोर्स है फाहियान का विवरण। ठीक है, फाहियान कब आया है? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में भारत भ्रमण करने के लिए आया था। उसके बाद अगले लेखक का नाम है वेन सांग। ठीक है, वेन सांग का विवरण, जो कि हर्षवर्धन के समय में आया है। तो फाहियान एवं वेन सांग, इन दोनों के विवरण से दरअसल हमें कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जिससे आपसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो फाहियान एवं वेन सांग के विवरण से हमें कनिष्क एवं उसके तमाम उत्तराधिकारी, जैसे हुविस्क होते हैं, वासुदेव होते हैं, इन सभी अधिकारियों के सिक्कों के बारे में, उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में, उनके समय की सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस कंडीशन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए अगले सोर्स पे चलते हैं, और अगला सोर्स है श्री धर्म पिटक निदान सूत्र। यह पूरा नाम एक साथ है, एक साथ लिखिएगा। उसके बाद अगला सोर्स है हमारे पास संयुक्त रत्न पिटक। उसके बाद है कल्प, ठीक है, कल्पना मंडी टीका। यह तीनों के तीनों शब्द एक ही साथ हैं। तो यह 3 सोर्सेज हैं, और इन 3 सोर्सेज से हमें एक साथ समान जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन से जानकारी है? जानकारी दरअसल यह है कि कनिष्क ने जब पूर्वी भारत पर
कनिष्क ने जब ईस्टर्न इंडिया पर अटैक किया अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। उसके अलावा जब उन्होंने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया, उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उसके बारे में भी इसी में बताया गया है। किसमें? इन तीन सोर्सेज में। ठीक है, तो इन तीनों सोर्सेज का नाम आप याद रखिएगा और इसमें क्या क्या चीज़ों का वर्णन किया गया है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले सोर्स पे आते हैं और अगला सोर्स है मथुरा एवं सुई बिहार से, मथुरा, सुई बिहार, जेदा और मणिकयाल। ठीक है, मणिकयाल। ठीक है, आधा क बीच में है, तो मणिकयाल, इन 3-4 जगहों से हमें सिक्कों की प्राप्ति हुई है और उन सिक्कों से हमें पता चलता है कि उनका राज्य विस्तार, उनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। उसके बाद तक्षशिला, दरअसल तक्षशिला एक प्लेस है कहाँ? उत्तर पश्चिमी प्रांत का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस। यदि आप भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि तक्षशिला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लेस रहा है उत्तर पश्चिमी प्रांत का। तो तक्षशिला की खुदाई की गई 1915 ईस्वी में, किनके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, सर जॉन मार्शल के द्वारा। और जब खुदाई की गई तो वहां पर से तमाम तरह के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उन सिक्कों के बारे में बताया जाता है कि यह सिक्के कुषाण कालीन सिक्के हैं। ठीक है, तो सिक्के से हमें क्या क्या पता चलता है? एक तो उस समय का रिलीजियस कंडीशन, उसके बाद यदि शासक मांसाहारी है या शाकाहारी है वह आप सिक्कों को देखकर बता सकते हैं। तो रिलीजियस कंडीशन, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन भी आप सिक्के से बता सकते हैं कि यदि सिक्के स्वर्ण हैं इसका मतलब है कि सोने के सिक्के हैं, इसका मतलब है कि उस समय का इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़िया रहा होगा। यदि सिक्के शीशे के हैं, तांबे के हैं, इसका अर्थ है कि उस समय इकोनॉमी उतना बढ़िया नहीं था। ठीक है, तो सिक्के से हमें तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद सिक्कों के अलावा यहाँ से कई सारे भवन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तक्षशिला में। खुदाई कब हुआ? 1915। किसने किया? जॉन मार्शल ने। क्या क्या प्राप्त हुआ? सिक्के। किसके? कुषाण के। उसके अलावा भवन अवशेष। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अगले 10वें नंबर पे आते हैं और 10वां हमारा है गोंडो फर्निज। पहलव वंश का एक शासक हुआ है। ठीक है, पहलव वंश का एक शासक हुआ है और एकमात्र शासक है जो सबसे ज्यादा फेमस है और इसी से सवाल आपसे पूछा जाता है। तो गोंडो फर्निज ने एक अभिलेख जारी करवाया था। उस अभिलेख का नाम है तख्त ए बाही अभिलेख। तख्त ए बाही अभिलेख। तख्त ए बाही अभिलेख में दरअसल उस समय के कुषाण शासकों के सिक्कों के बारे में चर्चा की गई है। उसके अलावा उनके साम्राज्य विस्तार, उनके राज्य के विस्तार के बारे में बताया गया है। क्लियर है? और 11वें नंबर पे आप लिखो, 11वें नंबर पे है सिक्कों से प्राप्त जानकारी। यानी इन तमाम जगहों को छोड़कर और कई सारे जगह हैं जिनके नाम नहीं मिले हैं लेकिन वहां से सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उन सिक्कों से क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है? एक तो यह जानकारी प्राप्त हुई है कि एक कुषाण वंश का एक शासक है जिसका नाम है बिम कैडफैसिस। ठीक है, बिम कैडफैसिस पहला व्यक्ति है जिसने सोने के सिक्के जारी करने की प्रथा की शुरुआत की है। ठीक है, को किसने? बिम कैडफैसिस ने सिक्के जारी करने की, किसके सिक्के? सोने के सिक्के, गोल्डन क्वाइंस, गोल्ड क्वाइंस को जारी करने की प्रथा की शुरुआत की है। उसके बाद देखिए 12वें नंबर पे लिखिए उत्तर प्रदेश, बंगाल एवं बिहार के इलाके से कनिष्क। ठीक है, कनिष्क तथा उसके तमाम उत्तराधिकारियों के सिक्कों के प्रमाण मिले हैं, सिक्कों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद 13वें नंबर पे लिखे जो कि लास्ट है और 13वां नंबर है बेग्राम। बेग्राम एक जगह है दरअसल अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान को ही बेग्राम यहाँ पर कहा गया है। तो दोनों नाम याद रखना। बेग्राम की खुदाई की गई किसके द्वारा? हाकिन के द्वारा। हाकिन क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे। उसके बाद हाकिन के द्वारा घी शर्मन के द्वारा, घी शर्मन के द्वारा खुदाई की गई थी। तो दो व्यक्तियों ने मिलकर के इसकी खुदाई की, पहले हाकिन ने, उसके बाद घी शर्मन ने। जब खुदाई किया गया तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ है कनिष्क के सिक्के, हुबिस्क के सिक्के और वासुदेव के सिक्के। यह तीनों के तीनों कुषाण वंश के शासक हैं। इन तीनों के सिक्के हमें बेग्राम से प्राप्त होते हैं, अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि कुषाण वंश का साम्राज्य विस्तार अफगानिस्तान तक था। और यदि बिहार से सिक्के प्राप्त हो रहे हैं इसका मतलब उनका साम्राज्य का विस्तार बिहार तक भी था। ठीक है,
तो सिक्कों से हमें किन किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है, कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। आप किसी भी चीज़ को रट्टा मत मारिए, आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे। और आप जब भी आप हमारे साथ पढ़े तो मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, क्योंकि फैक्ट आपको बहुत सारे किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन इतिहास में फैक्ट का भी उतना ही महत्व है जितना कॉन्सेप्ट का। तो कॉन्सेप्चुअल यदि चीज़ों को आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के आधार पर, तो ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से इतनी तमाम सारी चीज़ें आपको कुषाण वंश के सोर्सेज के बारे में, उनके अध्ययन के लिए जिम्मेवार स्रोत के बारे में आपके पास एक अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी। और यदि आप इतना पढ़ लेते हो तो इनके सोर्सेज के बारे में इससे ज़्यादा आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनके उत्पत्ति को लेकर कि कुषाण वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, कुषाणों की, और उनका प्रसार कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कुषाण जो थे वह यूची कबीला का, ठीक है, यूची क्या था, एक खाना बदोश कबीला। खाना बदोश किसे कहते हैं, जिनका जीवन अस्थायी नहीं होता है, जो माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो जो व्यक्ति खाना बदोश होता है वह दरअसल पशुपालन पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। यदि वह एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होगा तो वह खाना बदोश नहीं होगा, क्योंकि जब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होगा तो वह अस्थायी जीवन जीने लगेगा। ठीक है, तो चलिए कुषाण कौन थे, यूची जाति की एक, यानी यूची कबीला के एक शाखा थे। और कुषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कुल, कुल जिसको आप बोलते हो ना, कुल, खानदान, वंश। ठीक है, उसके बाद लिखना, उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ पर आप नोट मत कीजिए, इधर आइए। अब देखिए इनके प्रारंभिक निवास के बारे में बात करते हैं। जो यूची कबीला है वह पहले चीन एवं तिब्बत वाले इलाके में रहता था। कहाँ, चीन एवं तिब्बत वाले इलाके में। उसके बाद देखोगे कि जब चीन एवं तिब्बत वाले इलाके में जब यह रहते थे तो आगे चल करके यूची कबीला के कई सारे शाखा में वो लोग बट जाते हैं, और उसमें से एक शाखा भारत की तरफ भी मूव करती है। तो शुरुआती दौर में जो इनका निवास स्थान है किनका, कुषाणों का, वह दरअसल कांगसू एवं निगसिया नामक जगह पर है। यह दोनों का दोनों जगह चीन के आसपास का इलाका है। आपके माइंड में चीज चल सकता है। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं मैप के माध्यम से भी आपको समझाता। ठीक है, तो चीन के आसपास वाले इलाके हैं जिनका नाम है कांगसू एवं निगसिया। ठीक है, दो प्रांत हैं जो कि चीन के पास लोकेटेड हैं, और यहीं पर यूची कबीला रहती थी। और यूची कबीला के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, तभी तो यूची कबीला आगे चल करके कई ब्रांचेज में बटेंगे और उनका एक ब्रांच कुषाण वंश के नाम से जाना जाएगा। तो प्रारंभिक निवास कहाँ है, चीन के आसपास का, चीन के सीमावर्ती इलाके। उसके बाद देखिए जब यहाँ से इनको भगाया गया, यूची कबीला के बीच में आपस में विद्रोह हुआ, उसके बाद इनकी एक शाखा यहाँ से निकल गई। उसके बाद 165 बीसी में, ठीक है, 165 बीसी में जब ये लोग मूव करते हैं साउथ की तरफ मूव करते हैं, तो वहाँ पर पहले से हूण एक प्रजाति है जो कि वहाँ पर शासन कर रही होती है। तो ये लोग हूण वंश को, यानी हूण प्रजाति को, हूण भी दरअसल एक खाना बदोश प्रजाति थे, तो उनको ये लोग हराते हैं। उसके बाद हूण वहाँ से निकल जाते हैं और यूची कबीला की एक शाखा आगे बढ़ती है। ध्यान से मैप में इसको माइंड मैप के माध्यम से समझिएगा, माइंड में आपका एक मैप चलते रहना चाहिए। अब देखिए 165 बीसी में जब इन लोगों ने हूणों को हराया, उसके बाद हरा करके ये लोग साउथ वेस्ट की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ ये लोग मूव कर गए। तो जब ये लोग दक्षिण पश्चिम की तरफ मूव किए तो वहां पर पहले से एक दूसरा बुशुन नाम का, बुशुन, BUSUN, बुशुन नामक प्रजाति वहां पर शासन कर रही थी। तो वहां के शासक को, वहां के प्रजाति को ये लोग फिर से हरा देते हैं। ठीक है, कब, ये लोग दरअसल बुशुन जो प्रजाति है वह इली नदी घाटी में, कहां पर, इली नदी घाटी में लोग रहते थे। तो जब ये लोग साउथ वेस्ट की तरफ मूव किए तो इली नदी घाटी गए और वहां की जो प्रजाति थी बुशुन प्रजाति, उसको भी इन लोगों ने हराया और उनके भी साम्राज्य को इन लोगों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद बुशुन प्रजाति यहां से भागकर कहां चली जाती है, वह साउथ वाले यानी यूची वाले इलाके में, ठीक है, जो यूची कबीलों का एक शाखा वहां पर बचा हुआ था, उनके अधीन ये लोग चले जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे चल करके इनके दो ब्रांचेज बढ़ जाते हैं, यानी कि जब साउथ वेस्ट की तरफ ये लोग मूव कर रहे हैं तो आगे चल करके ये लोग मुख्य तौर पे दो हिस्सों में, दो भागों में बंटते हैं। पहले भाग जो है वह साउथ की तरफ चला जाता है यानी तिब्बत वाले इलाके में, और दूसरा ब्रांच जो कि मेन ब्रांच के नाम से जाना जाता है, वह दूसरा शाखा सीर दरिया घाटी को पार करते हुए
शकों को हराते हुए वो लोग भारत में आते हैं, ठीक है, उत्तर पश्चिम वाले इलाके से। तो देखिए एक तो शाखा रह गई तिब्बत, इसके बारे में इतिहास में हमें जिक्र नहीं करना है, मेन ब्रांच के बारे में हमें पढ़ना है। तो मेन ब्रांच सीर दरिया घाटी को जब क्रॉस करेगी तो वहां पर पहले से शक डायनेस्टी शासन कर रहा था, तो शकों को ये लोग खदेड़ देते हैं, यानी कि वहां पर ये लोग हरा देते हैं शकों को। उसके बाद शक वहां से निकल जाते हैं, हूण की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो शकों को हराने के बाद फिर ये लोग बैक्टीरिया को जीतते हैं। बैक्टीरिया के लिए यहाँ पर एक अलग शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका नाम है तोहारा। जब बैक्टीरिया को ये लोग जीत लेते हैं उसके बाद ऑक्सस नदी को पार करते हैं, और ऑक्सस नदी को पार करने के बाद ये लोग फाइनली सोगडियाना पहुंच जाते हैं। कहाँ? सोगडियाना। सोगडियाना का ही दूसरा नाम क्या है? बोखारा, जो कि उस समय की शकों की राजधानी हुआ करती थी। तो जब ये लोग शकों को हराते हैं उसके बाद बोखारा एवं सोगडियाना जिसको बोलते हैं, उसी को ये लोग अपना पहला राजधानी बनाते हैं। कब? 125 बीसी में। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है चांगकियेन। चांगकियेन नामक व्यक्ति को अपना राजदूत अपॉइंट करते हैं। क्लियर है? चलिए अब एक बात और नोट करते हैं हम लोग। पानकू नामक जो राइटर है वह चीन का था, और इसने क्या लिखा था? हान वंश का इतिहास लिखा था, और उससे हमें कुषाणों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में चर्चा मिलता है, जानकारी प्राप्त होता है। तो पानकू ने दरअसल बताया है कि उन्होंने 24 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 24 बीसी के बीच का 24 बीसी से पहले का इतिहास उन्होंने अपनी किताब सीएन हान शो में लिखा है। तो देखिए पानकू ने दरअसल बताया है कि कुषाण वंश जो है यूची कबीला, जो आगे चल करके 5 शाखाओं में बट जाती है। वह कौन कौन 5 शाखाएं हैं पानकू के अनुसार? पहली शाखा ही यूमी, ठीक है, ही यूमी। यह दरअसल चीन का व्यक्ति है, तो चाइना की तरह आपका चाइनीज नेम लगेगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ह्यूमी इनका नाम है। पामीर के पठार वाले इलाके को ये लोग बोले कि एक ह्यूमी प्रजाति बन गई अलग से, किसकी? यूची कबीला की। उसके बाद शू आंग सी, ठीक है, सु आंग मी, सी नहीं, सु आंग मी, इसके बारे में बताया गया, चित्राल प्रदेश में मूव कर गए। उसके बाद कुई शुआंग, कुई शुआंग, और कुई शुआंग के बारे में इन्होंने बताया है कि यही कबीला दरअसल आगे चल करके कुषाण राजवंश के नाम से जाना जाता है। यह दरअसल चित्राल के आसपास के रहते थे। उसके बाद ह्यूतुन, ठीक है, चौथे नंबर पे ह्यूतुन, और इनके बारे में बताया गया कि यह पंजवीर एवं चित्राल के बीच का जो इलाका था उस इलाके में ये लोग निवास करते थे। उसके बाद काओफू, ठीक है, काओफू के बारे में बताया गया कि यह काबुल के प्रदेश के लिए ही काओफू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी आप देखोगे कि चीन एवं पाकिस्तान, आज का वर्तमान पाकिस्तान के बीच का जो इलाका है, उसी इलाके में इन सभी का पांचों के पांचों कबीला थे, और ये पांचों के पांचों यूची कबीला के हिस्सा थे। ठीक है, किसके? यूची कबीला के 5 शाखाएं थे। किसके अनुसार? पानकू नामक चीनी इतिहासकार के अनुसार। ठीक है, चीनी इतिहासकार के अनुसार। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा है कुषाण वंश के सोर्सेज के बारे में, उसके साथ साथ उनके उत्पत्ति को लेकर के। ध्यान रखिएगा, अब हम लोग एक राजवंश को लगभग 4-5 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियोज बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए 20-20, 30-30 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उससे ज़्यादा हम लोग लंबा क्लास नहीं करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और उसमें बात करेंगे साम्राज्य विस्तार को लेकर के। तो चलिए साथियों, नए साथी जो आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी जोड़िए और हमारी मदद कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस टू ज्वाइन मी, कीप लविंग एंड कीप इन टच।